डाइटरी लिपिड मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। इसके अलावा ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी में इंक्लूडेड है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये होता क्या है, मैं इस वक्त जो बुक यूज़ कर रही हूँ वो लिपिनकोट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको, एक तो रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता होनी चाहिए, और जो लिपिड मेटाबॉलिज्म जो सेकेंड ईयर का पार्ट है इसके अकॉर्डिंग भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें जो है हमारे पास, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट इसके जो वर्ड नाम में जो लफ्ज़ है फाइब्रोसिस, लेकिन ये फाइब्रोटिक डिजीज़ नहीं है। अगर लंग्स के लिहाज से देखें तो ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। क्या डिजीज़ है? एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। तो फिर ये इसको फाइब्रोसिस क्यों बोलते हैं? फिर ये फाइब्रोसिस कहाँ होती है? जो फाइब्रोसिस है ना, या जो सिस्ट बनते हैं वो पेंक्रियाज की डक्ट में बनते हैं। ठीक, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सिस्ट जो है, जो सिस्ट बनते हैं ये पेंक्रियाज की डक्ट में बनते हैं, दैट्स वाई इसका नेम सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ओवरऑल इसकी पैथोलॉजी क्या है मैं आपको बताती हूँ। और ये डिज़ीज़ कौन सी है? ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिजीज़ की मैं वीडियो जो है वो फिजियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या होती हैं। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ क्या होती है, इसमें बेसिकली जो है आपके कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स की, जिसमें एस्मा आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है। ठीक है, कोई भी और डिजीज़ आ जाती है, और इसमें जो है ये एयर को आप एक्सपायर नहीं कर पाते बेसिकली अच्छे से, एयर अच्छे से एक्सपायर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एयर अंदर एंट्रैप होने लग जाती है। ठीक है, और आपके जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, FRC वगैरह ये राइज़ कर जाते हैं। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, सो जस्ट अ रिव्यू, मतलब क्या बता रही हूँ इसमें। तो ये वो डिज़ीज़ है। दूसरी डिज़ीज़ होती है रिस्ट्रिक्टिव डिज़ीज़। ठीक है, फाइब्रोटिक डिज़ीज़, लेकिन ये उस कैटेगरी में नहीं है। लंग्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिज़ीज़ में आएंगे इसमें। ठीक है, और जो सिस्ट या फाइब्रोसिस है वो आपको पेंक्रियाज का दिखेगा। तो बेसिक जो है इसमें हम देखेंगे इसमें होता क्या। अब इसकी जो है पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आएँ अगर हम, ठीक है, हमने इसमें बेसिकली क्या देखना है, एक तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूंगी। दूसरी जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ये डिज़ीज़ जो है इसका पैटर्न है, इसमें होता क्या है कि बेसिकली अगर पेरेंट्स में से किसी एक में भी ये डिज़ीज़ है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेरेंट्स जो हैं अगर इस तरह की करते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि कैपिटल A और स्मॉल a, ठीक है, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि आपके एक ऑफस्प्रिंग जो है उसमें ये आ गया। ठीक है, और ये कैपिटल A डोमिनेंट जीन है और ये हेल्दी जीन है। तो ये वाला जो आपका मतलब कि जो ऑर्गेनिज़म होगा, जो भी चाइल्ड होगा, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ये वाला जो चाइल्ड जो इस तरह से जो है प्रेजेंट करेगा, इससे आप बोलेंगे ये कैरियर है। ठीक है, लेकिन ये इसमें डिजीज़ के सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये ठीक होगा। जब ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, तो दोनों जीन्स आपके, दोनों लील्स अगर आपके रिसेसिव होंगे तो फिर आप जो है ना वो मतलब बैड लक आप सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ प्रेजेंट करेंगे। इसमें एज जो है वो कितनी रहती है, मतलब कि कितनी देर आप सर्वाइव कर सकते हो। तो पहले जो है अगर आप बैक जाएँ काफ़ी देर, तो आप मतलब अगर आपके ग्रैंड फादर जो हैं उन वो आपके डॉक्टर हों, ठीक है, आप बहुत मतलब बैक जाएँ तो तब जो है इसमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा नहीं था, मतलब कि लाइक 18 से 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये बेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी देर ज़िंदा रहते थे। अब आप सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो इससे अच्छी मतलब कि आपको मिल जाती है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल एज जो है 50 ईयर्स तक। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। इसकी पैथोलॉजी क्या है? ठीक है, तो पैथोलॉजी में यहाँ पे आपके पास लिपिनकोट में भी दो बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले पैथोलॉजी को जानने के लिए हमें जो है ना, हम जब भी पैथो की बात करते हैं हमें फिजियो का पहले पता होना चाहिए, उसकी नॉर्मल चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं। तो इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपके पास जहाँ पे जो कमी आती है ना वो CFTR की आती है। ठीक है, CFTR। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसफार्म रेगुलेटर, और ये क्लोराइड चैनल को ना क्या करता है, ठीक है, क्लोराइड चैनल के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास इसकी कमी होगी ना, तो इससे बेसिकली होगा क्या, आपके जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं ना, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, इसके अलावा जो आपका पेंक्रियाज है, ठीक है, इसके अलावा आपके लंग्स में, ठीक है, ये क्लोराइड चैनल्स, ठीक है, ये आपकी फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन है, ठीक है, और ये आपकी स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, उसकी स्वेट डक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है वो आपका ग्लैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, ग्लैंड के ये सेल्स हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छी एक डायग्राम नहीं बना रही, सिर्फ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर जो है ना वो क्लोराइड चैनल्स हैं। ठीक है, ये क्या है? क्लोराइड चैनल्स हैं।
तो अब क्या होता है बेसिकली स्वेट ग्लैंड्स में ना ये जो आपके क्लोराइड चैनल है ये क्या करेंगे, ये क्लोराइड चैनल को ना सेल के अंदर भेजते हैं। क्या करते हैं, इन द सेल, ठीक है, क्लोराइड को मूव करवाते हैं इन द सेल। जब क्लोराइड जो है वो आपका सेल के अंदर जाएगा ना तो क्लोराइड के नेगेटिव है, तो इस वजह से आपके जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए ना सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, तो ये भी अंदर जाएगा क्योंकि सोडियम और क्लोराइड का आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। और फिर आपको पता है आगे कौन सा फिनोमेना आएगा, ऑस्मोसिस का, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है बेसिकली, ठीक है, कि जब सोल्यूट जहाँ जाता है वहाँ पे वाटर, सोल्यूट अंदर वाटर अंदर, सोल्यूट बाहर वाटर बाहर, ठीक है, तो सोल्यूट और ये जो है ना ये समझ लीजिए ऑपोजिट जेंडर है, ठीक है, तो वाटर जो है वो वहाँ जाएगा जहाँ पे सोल्यूट जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर अगर जब सोडियम क्लोराइड ये अंदर आ जाता है फिर वाटर भी अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये स्वेट ग्लैंड में बेसिक जो है ना वो ये फिनोमेना हो रहा होता है कि आप नॉर्मली जो है वो जो स्वेट रिलीज़ भी करते हो, ठीक है, जो आपकी डक्ट में आता है उसके अंदर क्लोराइड वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो नॉर्मल स्वेट रिलीज़ करते हो आपने अपने सोल्ट्स तो वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए। और इसके अलावा पेंक्रियाज में क्या होता है, पेंक्रियाज में, ठीक है, आपको पता है पेंक्रियाज जो है ये जे शेप ऑर्गन है आपका, ठीक है, और एब्डोमेन में पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। इसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी होता है, हेड, नेक, बॉडी, टेल, ठीक है, अनसिनेट प्रोसेस, खैर ग्रोस जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, अभी हम ग्रोस को डिटेल में नहीं कर रहे। पेंक्रियाज में ना ये पेंक्रियाटिक डक्ट है आपकी, ठीक है, पेंक्रियाज ये कोई पेंक्रियाज का सेल है। अब यहाँ पे क्लोराइड का चैनल पड़ा हुआ है। पेंक्रियाज क्या करता है, ये पेंक्रियाज वो है जो आपका स्टमक होता है ना, तो स्टमक के ऊपर जो साथ में पेंक्रियाज, ठीक है, यहाँ पे पड़ा होता है। ये पेंक्रियाज जो है ना वो आपके ड्योडेनम में ना, ठीक है, मेजर ड्योडेनल पेपिला जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है इसने अपनी सिक्रीशंस जो है ना वो अपनी ड्योडेनम में भेजनी है, ठीक है, पेंक्रियाटिक जूस भेजना है, और ये आपके लिपिड की डाइजेशन, फैट की डाइजेशन, इनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब बेसिकली होता है ये जो पेंक्रियाज के सेल है ना उनके पास ये क्लोराइड चैनल है। ये क्लोराइड चैनल क्या करते हैं, ये डक्ट के अंदर क्लोराइड जो है वो फेंकेंगे। जब क्लोराइड बाहर आएगा तो डेफिनेट सी बात है फिर वही सोडियम जो है इसको फॉलो करते हुए आएगा, सोडियम आएगा तो डेफिनेट सी बात है ऑस्मोसिस के थ्रू फिर वाटर भी आएगा। तो जो आपकी सिक्रीशंस होती है ना वो नॉर्मली थिन होती हैं, ठीक है, मतलब कि पानी के साथ सिक्रीशन, क्योंकि ऐसा तो नहीं करना ना कि आपने इतनी सिक्रीशन एंजाइम ही डाल देना, आपको उसको फ्लो करके यहाँ से आपने ड्योडेनम तक भेजना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी ड्योडेनम पड़ी हुई है, ठीक है, तो ड्योडेनम तक आपने भेजना है, तो आपको कोई एक चीज़ तो चाहिए जिससे वो फ्लो करे, ठीक है। तो ये क्लोराइड चैनल्स जो हैं वो आपको डक्ट के अंदर भेजेंगे। ऑपोजिट है, स्वेट ग्लैंड में सेल के अंदर भेज रहे थे पेंक्रियाज, डक्ट से स्वेट में भेज रहे थे, पेंक्रियाज में डक्ट के अंदर भेज रहे हैं। दोनों में काम हमें देखें, जो चीज़ अल्लाह पाक ने इस तरह से हमें बनाया है कि जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत होती है ना वो उस तरह से काम करती है। यहाँ पे आपको जो है वो स्वेट जो है वो अगर आप ज़्यादा सोल्ट अगर डक्ट में आएगा तो आप सोल्ट वेस्ट कर दोगे, इसलिए सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। पेंक्रियाज में अगर जो है वो डक्ट के अंदर जाएगा तो फिर वाटर भी आएगा डक्ट के अंदर और आप जो है वो उसका फ़्लो जो है वो करवा लोगे, मतलब पेंक्रियाटिक जूस का टुवर्ड्स द ड्यूटेनम, तो इसके लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, अगर तो आप जो है वो ये चैनल काम नहीं करते, ठीक है, काम नहीं करते तो सेल के अंदर नहीं आएगा, आप जो क्लोराइड है ना वो वेस्ट करोगे डक्ट के थ्रू, स्वेट के थ्रू, ठीक है, तो ये आपके जो स्वेट जब रिलीज़ करोगे वो आपका स्वेट सोल्टी होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो अब पेंक्रियाज है, जब पेंक्रियाज जो है इसमें यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे पेंक्रियाज में क्या होगा कि जो आप सिक्रीशंस करो ना ये फाइब्रोसिस हो जाएगी पेंक्रियाज में। तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना डिजीज़ का नाम, ये बेसिकली पेंक्रियाज के लिए है। ये जितनी भी सिस्ट बनेंगी, ठीक है, इसमें सिस्ट बनती हैं, फाइब्रोसिस होती है, ये पेंक्रियाज की होती है। अगर आप लंग्स के लिहाज से देखो तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, ठीक है, तो लंग्स में जो है ये इसका दूसरा फिनोमेना आ जाता है। अच्छा, ये बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से ये वाले मैं बता रही हूँ, ठीक है, और साथ फिजियो के अकॉर्डिंग जो है वो जब आप रिस्पिरेशन फिजियोलॉजी करते हैं तो आपने वहाँ पे इसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के कैटेगरी के अंदर रखना है। और इसकी डिटेल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की जितनी भी है वो आप मेरी वीडियो से देख लें, प्लेलिस्ट में मौजूद है, FEV1 FEC रेशो, ऑब्स्ट्रक्टिव रिसेप्टिव डिजीज़ वगैरह, फ़ाइन। तो ये अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। तो अब पेंक्रियाज जो है वो क्या होगा कि पेंक्रियाज जो है वो यहाँ पे इसमें सिस्ट और फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिजीज़ बेसिकली आती है। आपको जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पेशेंट जो है ना बच्चे, मतलब कि एक छोटा जो है वो मदर लेके आती है अपने पेशेंट को, क्योंकि ये कंजेनिटल डिजीज़ है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो पहले से मतलब कि कंजेनिटल होगी। तो जब पेशेंट जो है वो आपके पास आएगा तो मदर जो है ना वो आपके ये कंप्लेन करेंगी कि व्हेन ही किसेस हर चाइल्ड, ठीक है, या किसेस हिज चाइल्ड, हिज हर, जो भी, तो जब वो किस करती है तो वो सॉल्टी उसकी स्किन है, ठीक है,
तो मतलब कि सॉल्ट टेस्ट है, एक अजीब टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उसके अंदर जो है, क्योंकि पेंक्रियाज की पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी है, तो इस वजह से उसमें कोई भी डिजीज़ जो है वो, कोई भी फ़ैट, ठीक है, ये इसमें लाइपेज होता है आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट को डिजेस्ट करने के लिए माइलेज, ठीक है, और बाकी एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन को डिजेस्ट करने के लिए। सो आप अच्छे से डिजेशन नहीं कर सकते, पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी है, तो विटामिन के, ठीक है, ADE K, ठीक है, ये जो फैट सोलुबल वाइटामिन है, आप इनको भी डिजेस्ट नहीं कर रहे होगे, ठीक है, तो पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी होगी इस बंदे में, ठीक है। इसके अलावा जो है ये इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है मेल्स में, क्योंकि ये चैनल जो है ना इनफर्टिलिटी इस तरह से, क्योंकि आपको जो है वो आई मीन मेल्स में स्पेशली टेस्टिस से जब स्पर्म्स आप रिलीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको भी मतलब वहाँ पे ये चाहिए होता है, यही वाली चीज़ जो यहाँ पे हो रही है पेंक्रियाज में, कि क्लोराइड आएगा, साथ में वाटर आएगा, ठीक है, सोल्यूट्स आएंगे और वो चीज़ स्लो करने में, ठीक है, हेल्प रहती है। तो यहाँ पे ये इनफर्टिलिटी भी होगी टेस्टिस में, इसी रीज़न के इस तरह से। लंग्स में अगर देखा जाए तो लंग्स में भी जो है आप जो म्यूकस सिक्रीशन वगैरह के रोल की वजह से आप वहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ को देखोगे, ठीक है, और एयर जो है वो एक्सपायर करना आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इतनी सारी जो है ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। सो इसका जब आप यहाँ से पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, तो इसमें कुछ ज़्यादा तो रह नहीं गया। अच्छा, इसकी प्रिवेलेंस देख लें कि ये कोजेशियंस में, नॉर्थ यूरोपियन में, एंसेस्ट्री में देख लें कि 3300 बर्थ है, उसमें से एक बंदे को ये होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। CFTR जीन जो है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड में, लंग में, टेस्टिस में मेल है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। स्वेट ग्लैंड है आपको सोल्टी स्वेट, ठीक है। लंग्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, पेंक्रियाज है तो इनसफिशेंट पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी, ठीक है। इसके अलावा डिफेक्टिव CFTR, ठीक है। इसके अलावा ये पेंक्रियाटिक इंसफिशेंसी होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? आप ट्रीटमेंट ये है कि दीज एंजाइम सप्लीमेंटेशन दे दें, यहाँ पे कि फैट सोलुबल वाइटामिन जो है ना वो दे दें, ठीक है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉजेज क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन विद प्रोग्रेसिव पल्मोनरी डिजीज़ एंड मेल इनफर्टिलिटी, मैं आपको बता चुकी हूँ।